तो ये कहानी है अरिसु की, एक अमीर लेकिन डिप्रेस लड़का जिसके जिंदगी में सुकून का एक लौता जरिया बस एक रेडियो शो था जिसे अपोलो नाम की एक लड़की होस्ट करती थी। लेकिन जब वो अचानक गायब हो जाती है तो अरिसु उसे ढूंढने के लिए स्कूल के सारे बैडीज की वॉइस टेस्टिंग करना शुरू कर देता है। और इन सब की शुरुआत होती है फॉरेन स्कूल से, जो अचानक को एजुकेशन बन चुका होता है। और होम रूम टीचर सभी नए बैडीज को इम्प्रेस करने के लिए लड़कों को सलाह देता है कि वो लड़कियों के साथ अच्छे से पेश आए। और इस पीस का मजाक उड़ाते हुए अरिसु अपनी सीट से खड़ा होता है और टीचर से कहता है कि वो बिल्कुल टोटल सिम जैसा बोल रहा है और उसे अपनी स्पीच दोबारा देनी चाहिए। और उसकी इस ऑडेसिटी से कंफ्यूज होकर टीचर उसे कम से कम अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए अरिसु अपने नए क्लासमेट्स को बताता है कि वो यामाबुकी ग्रुप का वारिस है, मतलब कि वो उनका इलोन मस्क है जो जापान को मार्स तक ले जाएगा। और इसके बाद वो बड़े ही हमली जोड़ता है कि वो 99% परफेक्ट है और 100% परफेक्ट बनने के लिए उसे बस इतना चाहिए कि सभी लड़कियां उसे आई लव यू कहें। उसके इस वाइल्ड इंट्रोडक्शन के बाद सारे लड़के अरिसु के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि उसकी क्लाउनरी ने सारे होश को भगा दिया है। लेकिन अरिसु शांति से कहता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। और तभी एक बबली टॉम गर्ल अरिसु के पास आती है और कहती है कि वो जानती है कि यामाबुकी ग्रुप पूरी तरह लोडेड है और इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। और ये सुनकर अरिसु खड़ा होता है और लड़की से उसके कान में कुछ कहने को बोलता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है अरिसु सीधे मना कर देता है और कहता है कि उसे अब एक बड़ा डंप लेने जाना है। जब अरिसु खुद को एक्सक्यूज करता है और तब बाकी लड़के लड़कियों को बताते हैं कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने सेकंड ईयर से एक लड़की को ढूंढ रहा है और उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा और इसलिए वो उसे उसके सिर्फ वॉइस से पहचानने की कोशिश करता है। और इधर अरिसु एक क्लास से दूसरे क्लास घूमता है अपने सपनों की लड़की को ढूंढने की उम्मीद में। और फिर से फेल होने के बाद उसे अपना डिप्रेस पास्ट याद आता है, जहाँ जिंदा रहने की एकमात्र वजह वो रेडियो शो था जिसे अपोलो होस्ट करती थी। और हर रात वो अपोलो की आवाज़ सुनता और नारुतो और सास्के से भी ज़्यादा परफेक्ट लव स्टोरी इमेजिन करता। और अचानक एक लड़की पीछे से आकर उसके कान में फुसफुसाती है आई लव यू, जिससे उसका सारा ब्लड नीचे की तरफ रश कर जाता है और चौंक कर अरिसु से इंट्रोडक्शन मांगता है। लेकिन वो चीकी लड़की याद दिलाती है कि ब्रेक खत्म हो गया है और वो अभी तक वॉशरूम भी नहीं गया। और वापस आने के बाद वो मेस हॉल में अपने पेयर्स के साथ बैठता है और उस लड़की के बारे में सोचता है जिसकी आवाज़ अपोलो से डरावनी हद तक मिलती जुलती थी। लेकिन अरिसु खुद को समझाता है कि वो श्योर नहीं हो सकता क्योंकि उस वक्त वो बड़ी मुश्किल से अपनी टट्टी रोक कर बैठा था। और तभी उसे स्पीकर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो अरिसु के पिकल को टिकल कर देती है और वो ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ भागता है। और रास्ते में वो अपोलो के बारे में सोचता है और वंडर करता है कि क्या वो उसके सोचने से भी ज्यादा करीब है क्योंकि वो अपोलो का इकलौता लिसनर था और दोनों रेगुलर चैट करते थे और इतने करीब हो गए थे कि अपोलो अक्सर कहती थी कि वो किसी ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ना चाहती है। और उसके अचानक गायब होने के बाद अरिसु ने उनके चैट से सारी क्लूज इकट्ठा किए और पता लगाया कि वो उसी की एज की है। और क्योंकि वो समुद्र के पास किसी ऑल गर्ल्स स्कूल में जाना चाहती थी तो उसने उस एरिया के सारे स्कूल को चेक किए और पाया कि फॉरेन सिर्फ ऐसे स्पेक्स ऑफर करता है। और इसी वजह से उसने फॉरेन स्कूल ऑफ बॉयज ज्वाइन किया ताकि वो अपोलो के और करीब आ सके। और ब्रॉडकास्टिंग रूम के सामने खड़े होकर अरिसु एक गहरी सांस लेता है इस उम्मीद में कि अगले रूम में उसे अपोलो मिल जाएगी और वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके सामने 4 यमी बैडीज खड़ी होती हैं। खुद को संभालते हुए अरिसु लड़कियों से कहता है कि वो उनसे कुछ पूछना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो उसकी अचानक एंट्री पर चिल्लाने लगती हैं और वो तुरंत माफी मांगता है। लेकिन उसकी नजर ज्यादा देर तक रिका पर टिक जाती है, वही लड़की जिससे वो पहले मिला था। और वो सोचता है कि उसकी और बाकी तीनों लड़कियों की आवाज अपोलो से मिलती जुलती क्यों है। और अरिसु को पूरी तरह कंफ्यूज देखकर शिनोबु उससे पूछती है कि क्या वो ग्रुप प्रो करना चाहता है। और वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसका क्या मतलब है, जिससे हॉट हेटेड नेने और भी चिढ़ जाती है और उससे पूछती है कि जब उसे कुछ पता ही नहीं है तो वो यहाँ आया ही क्यों है। और आखिरकार इको रिवील करती है कि वो सब ब्रॉडकास्टिंग क्लब में हैं और वो सब यहाँ इकट्ठा होकर अपने वॉइस के जरिए करियर बनाना चाहती हैं। और जैसे ही अरिसु सोचता है कि कहीं ये लड़कियाँ कोई नोटी सा कॉन्सेप्ट ओनली वॉइस तो शुरू नहीं करने वाली। और तभी शिनोबु रिवील करती है कि वो एंकर बनना चाहती है और इको अनाउंस करती है कि वो वीटीआर बनेगी। और नेने बताती है कि उसका सपना वॉइस एक्टर बनने का है। और आखिर में रिका क्लेम करती है कि उसका गोल सिंगर बनना है। और अरिसु को एहसास होता है कि वो कितनी एम्बिशियस लड़कियों से घिरा हुआ है। और तभी शिनोबु मजाक में बाकी लड़कियों से कहती है कि उसने अरिसु को कोई अजीब स्पीच देते हुए सुना था जिसमें वो लवर चाहने की बात कर रहा था। और इससे पहले कि वो खुद को एक्सप्लेन कर पाए नेने उसे एक लात मारती है और अरिसु से कहती है कि वो ऐसा क्रीप लगता है जो रैंडम लड़कियों को अपना पिकल दिखाता फिरता है। और इन एलिगेशन से उदास होकर अरिसु साफ करता है कि वो डीडी नहीं है और वो बस किसी को ढूंढना चाहता है। और ये सुनकर इको अपनी कैरेक्टर्स की स्किन दिखाती है और अरिसु से पूछती है कि क्या वो उसे मिलने आया है। और जब वो मना करता है तो रिका आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या वो उसे डेट करना चाहता है क्योंकि हॉलवे में वो उस पर पूरी तरह फिदा लग रहा था। और अब इरिटेट होकर अरिसु कहता है कि उसके कोई अल्टेरियस मोटिव नहीं है और वो बस अपोलो को ढूंढना चाहता है। और कंफ्यूज होकर लड़कियां पूछती हैं कि अपोलो क्या है
जिससे अरिशु शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अपोलो इन चारों में से कोई एक है। और तभी उसे एहसास होता है कि शायद अपोलो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रही है और वो सीधे पूछकर गलती कर चुका है। और ये सोचकर कि उसे इन्वेस्टिगेशन के और भी मौके मिलेंगे, अरिशु बाहर जाने लगता है। लेकिन लड़कियां उसे चेतावनी देती हैं कि वो फिर कभी ब्रॉडकास्टिंग क्लब में अपना बदसूरत चेहरा ना दिखाए क्योंकि आउटसाइडर अलाउड नहीं है। और ये सुनते ही अरिशु को अपोलो के साथ हुई अपनी एक पुरानी कॉन्वर्सेशन याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वो अपनी वॉइस से कैरियर बनाना चाहती है। और तुरंत अरिशु लड़कियों से कहता है कि अगर वो उसे क्लब में रहने दें तो वो उन्हें नया इक्विपमेंट देगा जिससे उनकी साउंड क्वालिटी बेहतर हो जाएंगी। और ये डील उनको बहुत बढ़िया लगती है और उसकी काइंडनेस के बदले में वो सब मिलकर उससे कहती हैं आई लव यू। लेकिन अरिशु पूरी तरह घबरा जाता है और एक वर्जिन की तरह ट्वीट करने लगता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसने अकेलेपन में अपोलो से भी यही सब कहे थे। और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। मगर अब क्योंकि वो पहले जैसा सिंप नहीं रहा, अरिशु मन बना लेता है कि वो अपोलो को ढूंढेगा ताकि जब वो यामाबू की ग्रुप संभाले तो वो उसे ब्लैकमेल ना कर सके। और अगले दिन अरिशु डिसाइड करता है कि वो ग्रुप को ऑब्जर्व करेगा और नोट्स कलेक्ट करेगा। लेकिन जब वो क्लब रूम में जाता है तो उसे सिर्फ शिनोबू मिलती है और वो बताती है कि उसे लाइंस बिगाड़ने की आदत है और इसीलिए वो जल्दी आकर प्रैक्टिस करती है। और अरिशु जैसे ही उससे कुछ पूछने वाला होता है, शिनोबू उसे चुप करती है और मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट की तैयारी करने लगती है। और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए अरिशु उसके बारे में जमा की हुई इन्फॉर्मेशन पढ़ता है। और असल में शिनोबू एक परफेक्ट स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है और स्टूडेंट उसे रॉयल्टी की तरह ट्रीट करते हैं। और सिर्फ उसकी वॉइस सुनकर ही अरिशु मानने लगता है कि वो पूरी तरह परफेक्ट है। लेकिन अचानक शिनोबू टंग टाइड हो जाती है जिससे अरिशु इतना उदास हो जाता है कि वो उसे स्कोर करने लगता है। और माइक अभी भी ऑन होता है और बाहर वो देखता है कि नेने लड़कियों से घिरी हुई है जो उससे पूछ रही है कि क्या वो उसे लिली का नया वॉल्यूम मिला। और नेने एक्साइटेड होकर कहती है कि हाँ, क्योंकि वो उसकी डाई हार्ट फैन है। और ये सुनकर अरिशु को याद आता है कि अपोलो को भी वही मांगा पसंद थी। और दूर से नेने को एनालाइज करते हुए अरिशु उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ता है और जानता है कि उसे कॉस्प्ले पसंद है और वो क्लास में सबकी बेस्टी है। और जब वो मांगा की हीरोइन के लिए वॉइस एक्टिंग शुरू करती है तो अरिशु उस पर पूरी तरह से मोहित हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो गलत वर्ड्स बोलकर लाइन मैसअप कर देती है तो अरिशु क्रिंज करने लगता है। और उसकी हालत देखकर अरिशु सोचता है कि कहीं नेने को स्पेशल नीड्स तो नहीं। और तभी नेने उसे नोटिस कर लेती है और अपने दोस्तों से कहती है कि अरिशु से लगातार घूर रहा था और इसलिए वो डर गई। और गुस्सेल क्राउड से मुश्किल से निकलने के बाद अरिशु को एहसास होता है कि वो असली अपोलो को इसलिए नहीं ढूंढ पा रहा क्योंकि उसने उसे सिर्फ फोन पर सुना था और फोन नेचुरली रियल वॉइस को डिस्टॉर्ट कर देता है और इसी वजह से उसे इतनी परेशानी हो रही है। और अचानक इको चुपके से अरिशु के पास आती है जिससे वो सीढ़ियों से गिर पड़ता है और शॉक से उभरते हुए उसे उसके बारे में इकट्ठा किया हुआ डेटा याद आता है। और पता चलता है कि इको ही ब्रॉडकास्टिंग क्लब की एक सपोर्ट संभालती है और ओटाकू कम्युनिटी में उसकी बहुत बड़ी फैन बेस है। और अरिशु उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और इस पर इको रिवील करती है कि ये उसके डेली स्ट्रीम का टाइम है। और इतना कहकर वो अपना आईपैड सेट करती है और सिर्फ 5 सेकंड स्ट्रीम करती है। और ये देखकर अरिशु चिढ़ जाता है और उससे कहता है कि उसे अपने फैंस के लिए थोड़ा ज़्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए। लेकिन इको आर्ग्यू करती है कि उसके सिम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और इसलिए वो इससे खुश है। और बिना ज़्यादा बहस किए अरिशु वहाँ से चला जाता है, ये समझते हुए कि क्लब में हर कोई अनसीरियस है। अपोलो के बिल्कुल उल्टा, जो अपने वॉइस के जरिए करियर बनाने को लेकर पूरी तरह डिटरमिन्ड थी। और इसी डिटर्मिनेशन की वजह से उसने वादा किया था कि वो वॉइस सपोर्ट सीखेगा ताकि फ्यूचर में उसकी मदद कर सके। और उस दिन बाद में शिनोबू लाइव जाती है और हमेशा की तरह खड़ा परफॉर्म करती है। और तभी अचानक अरिशु माइक हाईजैक कर लेता है और अनाउंस करता है कि वो ब्रॉडकास्टिंग क्लब की मीडियोक्रिटी से तंग आ चुका है और अब वो सबको बेटर करने के लिए पुश करेगा। और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोले, लड़कियां अरिशु को क्लब से बाहर धक्का दे देती हैं और अचानक उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है जो उसकी सांसें रोक देता है। और सालों बाद अपोलो पहली बार लाइव आती है और अरिशु से कहती है कि जब उसने आई लव यू कहा था तो वो सच में सीरियस थी। और जितना ज्यादा अरिशु स्ट्रीम सुनता है उतना ही साफ हो जाता है कि अपोलो जरूर ब्रॉडकास्टिंग क्लब की मेंबर है। और वो सोचता है कि वो उससे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रही है। और तभी वो पूरी तरह डिटरमिन हो जाता है कि वो उसकी पहचान जरूर अनकवर करेगा। और कुछ दिन बाद सुबह 6 बजे लड़कियां बीच पर दौड़ती हुई नजर आती हैं और अरिशु उन पर चिल्लाता है कि अगर वो लेंस वेल्थ नहीं बनना चाहती तो उन्हें अपने बॉडी स्ट्रेन करने होंगे और साथ ही बॉडी पॉजिटिविटी पर रेंट करता रहता है। और जैसे ऐसे लड़कियां स्ट्रगल करती हैं, अरिशु उल्टे डायरेक्शन में दौड़कर उन्हें दिखाता है कि कैसे करना है। और नेने गुस्सा होकर उससे पूछती है कि वो इतना नॉनचलेंट कैसे रह सकता है। और हमेशा की तरह अरिशु अपना ही हॉर्न टूट करता है और कहता है कि वो बस एक अल्फा मेल है जो उन सबको प्रो बनाना चाहता है। और जब नेने फिर भी कंप्लेन करती रहती है तो शिनोबू उसे शांत करते हुए कहती है कि वो लोग हाल ही के दिनों में काफी स्लैक कर रहे हैं और अरिशु की ट्रेनिंग से सबको फायदा होगा। और इसी बीच रिका अरिशु से पूछती है कि वो उनकी मदद को लेकर इतना हेलवेंट क्यों है।
और क्या वो सच में उस पर ट्रस्ट कर सकती हैं। और इसके जवाब में अरिसु कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि वो उन्हें सक्सेस के माउंटेन में चढ़ने में पूरा मदद कर सकता है। और बाद में वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहां अरिसु उन्हें एक शेड्यूल बुक देता है जिसमें उनकी प्रॉब्लम्स और फ्यूचर ट्रेनिंग सेशन डिटेल में लिखी होती हैं। और वो ये भी जोड़ता है कि उसने हर किसी के लिए इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट एडवाइस भी इंक्लूड की है। और सबसे पहले शिनोबु अरिसु की तारीफ करती है कि वो उनको प्रो बनाने की मिशन को कितनी सीरियसनेस से ले रहा है। और वही दूसरी तरफ नेने कंप्लेन करती है कि उसे परफेक्ट जापानीज सीखने की लेग वर्क करनी पड़ेगी। और इको मानती है कि उसे खुद को इतना अपग्रेड करना होगा कि वो किसी वीट्यूबर एजेंसी में एब्सेंट हो सके। और रिका को टास्क दिया जाता है कि वो 50 लोगों के सामने गाना गाए। और ये सुनकर रिका भड़क जाती है और अरिसु से पूछती है कि क्या उसने कभी भीड़ के सामने कोर इंस्ट्रूमेंट बजाया है। और अरिसु जवाब देता है कि उसने पहले कभी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया, जिससे रिका कंप्लेन करती है कि भीड़ के सामने परफॉर्म करना कितना नर्वस टाइप होता है। और इस पर अरिसु ठंडे अंदाज में कहता है कि अगर वो सिंगर बनना चाहती है तो उसे अपनी एंजाइटी को ओवरकम करनी ही पड़ेगी। और वो ये भी रिवील करता है कि वो अपनी जिंदगी में कभी नर्वस नहीं हुआ, जिसे सुनकर रिका उसे कपोम कहती है। और फिर वो अरिसु से कहती है कि वो उसे लेक्चर नहीं दे सकता क्योंकि वो सिर्फ बातें करता है। और वहाँ से चली जाती है अरिसु को पूरी तरह कंफ्यूज छोड़कर। और नेने इस मौके का फायदा उठाती है और अरिसु से कहती है कि वो रिका की रिएक्शन समझती है क्योंकि रिका इतनी टैलेंटेड है कि अपने सॉन्ग्स खुद लिख सकती है, लेकिन उसे ऐसे चोमू से बॉस किया जा रहा है जिसे सॉन्ग राइटिंग या लाइव सिंगिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ये सुनकर अरिसु ट्वीट करता है और सोचता है कि लड़कियों में उसकी स्किल पर डाउट करने की इतनी ऑडेसिटी कैसे आ गई। और बाद में स्कूल में अरिसु लड़कियों के ऊपर कलेक्ट किए गए डेटा को पढ़ता है और पता लगाता है कि रिका अक्सर स्कूल यार्ड्स में कॉन्सर्ट करती है। और बिना समय गवाए वो वहाँ पहुँचता है और रिका को गिटार पकड़े हुए पाता है। और जैसे ही वो गाना शुरू करती है अरिसु को अचानक अपोलो की यादें आ जाती हैं और ये एहसास कि कैसे उसकी सिंगिंग ने उसके दिल को चीर दिया था। और पहला सॉन्ग खत्म होने के बाद रिका भीड़ में अरिसु को देख लेती है, जिससे वो नर्वस हो जाती है और खुद से एडमिट करती है कि वो नहीं चाहती थी कि वो उसे गाते हुए सुने। और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद रिका फिर से प्लेफुल बन जाती है और अरिसु से पूछती है कि क्या उसे उसकी सिंगिंग सुनकर उससे प्यार हो गया है। और इस बार अरिसु बिना झिझक के रिका की तारीफ करता है और मान लेता है कि उसकी सिंगिंग वाकई ही ऑसम थी। लेकिन इससे रिका और अपसेट हो जाती है और कहती है कि वो फिर भी वो सब नहीं करेगी जो वो उससे करवाना चाहता है। और कुछ हफ्तों बाद रिका अरिसु के बारे में सोचती है क्योंकि उनकी आखिरी लड़ाई के बाद से उसने उसको देखा नहीं था। और तभी उसे लड़कियों की एक गुस्सेल भीड़ की आवाज़ सुनाई देती है जो अरिसु से कह रही होती हैं कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि वो रिका को गाते हुए देखना चाहते हैं। और तभी रिका को पता चलता है कि अरिसु ने सिर्फ ये साबित करने के लिए गिटार बजाना सीख लिया है कि वो सिर्फ बातें नहीं करता। और उसके डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस होकर रिका स्टेज पर उसके साथ आ जाती है और अरिसु से कहती है कि वो उसकी बैकअप सिंगर बनेगी। और कॉन्सर्ट के बाद रिका अरिसु से पूछती है कि क्या वो नर्वस हुआ था, लेकिन पहले की तरह वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक था। और ये सुनकर रिका अपना सिर अरिसु की छाती पर रख देती है और उसे झूठा कहती है। और कुछ दिन बाद पूरा ब्रॉडकास्टिंग क्लब रूम में इकट्ठा होता है और तभी नेने अनाउंस करती है कि वो आज फिर से जल्दी जा रही है। और ये अरिसु को उदास कर देता है और वो उससे कहता है कि इस तरह वो अपना जापानीज टेस्ट पास नहीं कर पाएगी। लेकिन नेने उसे इग्नोर करके बाहर चली जाती है और गुस्से में आह भरते हुए अरिसु उसका पीछा करता है और देखता है कि नेने अकेले प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन उसके लैक ऑफ पैशन देखकर वो चिढ़ जाता है और ब्लंटली नेने से कह देता है कि वो बेकार कर रही है। और जब उसकी नज़र नेने के हाथ में पकड़े मांगा के ऊपर पड़ती है तो नेने समझाती है कि ये इस समय की सबसे हॉट चिक फ्लिक है, एक रोमांस जिसमें प्रिंसेस और नाइट की कहानी है। और ये सुनकर अरिसु नेने से पूछता है कि क्या वो प्रिंसेस के रोल के लिए ऑडिशन देने वाली है। और इस पर नेने उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि ये उसका बिजनेस नहीं है। और तभी अरिसु समझ जाता है कि नेने एम्बेरेस्ड है और इसलिए वो उसे कन्फेस करता है कि वो अभी भी कभी कभी बिस्तर गिला कर देता है। और ये सुनकर नेने शॉक हो जाती है और अरिसु उसे बताता है कि उसे खुद को एम्बेरेस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इससे नेने को उससे खुलकर बात करने में मदद मिलेगी। और लकीली उसकी टैक्टिस कम कर जाती हैं और नेने मान लेती है कि वो ऑडिशन देना चाहती है, लेकिन रोमांस का कोई एक्सपीरियंस ना होने की वजह से डरती है। और इस पर अरिसु झुककर कहता है कि आज से वो लवर्स हैं, तुम प्रिंसेस हो और मैं नाइट हूँ। और जाहिर है कि नेने उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ डेट करने से बेहतर पाइनएप्पल पिज्जा खा लेगी। और अरिसु बड़ा दिल दिखाते हुए नेने से उसकी ऑडिशन डेट पूछता है और जब वो बताती है कि ऑडिशन 3 हफ्तों में है तो अरिसु से गैसलाइट करता है और पूछता है कि क्या वो सक्सेस पाने के लिए कुछ हफ्तों की फेक रिलेशनशिप भी नहीं बना सकती। और आखिरकार नेने मान जाती है और अगले दिन वो उनकी फेक रोमांस पूरे स्कूल के सामने रिवील कर देते हैं, जिससे सब शॉक हो जाते हैं और ब्रॉडकास्टिंग क्लब भी हैरान रह जाता है। लेकिन उनके ऑकवर्ड अफेक्शन को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो किसी हॉरर मूवी के कपल जैसे लगते हैं। और फेक रिलेशनशिप के 20वें दिन पर नेने नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि अब प्रिंसेस और नाइट के किसिंग सीन की प्रैक्टिस करनी होगी। और एक पल के लिए वो सोचती है कि कहीं अरिसु ने ये सब सिर्फ किस पाने के लिए तो नहीं किया। लेकिन
जब वो उसे पूरी तरह फोकस देखती है तो उसे एहसास होता है कि अरिसु के कोई अल्टीरियस मोटिव नहीं थे और वो बस उसकी मदद करना चाहता था। और वो लिप ग्लॉस लगाती है और अरिसु के किस के लिए पूछने का इंतजार करती है, लेकिन वो कामली कह देता है कि उन्हें ऑडिशन तक बस रेस्ट करना चाहिए। और अरिसु की किसिंग सीन को लेकर एक्साइटमेंट की कमी देखकर नेने गुस्सा हो जाती है और इस पर अरिसु उससे कहता है कि उसे अपना फर्स्ट किस किसी ऐसे इंसान के लिए बचा कर रखना चाहिए जिसे वो सच में प्यार करती हो। और ये सुनकर नेने मान लेती है कि उसके साथ उसे मजा आया और वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन वो ब्लंटली अरिसु को बताती है कि उसका ऑडिशन रिजेक्ट हो गया क्योंकि मांगा के ऑथर ने अपने फेवरेट वॉइस एक्टर को चूज कर लिया। और ये अरिसु को बहुत बुरा लगता है और वो मांगा अपने चेहरे पर फेंक लेता है। और उसकी हालत देखकर नेने को याद आता है कि स्टोरी में प्रिंसेस ने नाइट के हेलमेट को किस किया था और वही करते हुए वो मांगा के थ्रू से किस कर देती है। और जैसे ही वो जाने लगती है अरिसु उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे पता चल गया था कि उसने उसे किस किया है। और वो उसे और पुश करता है और पूछता है कि क्या वो उसे प्यार करती है और जिसका जवाब उसे एक जबरदस्त कुटाई के रूप में मिलता है। और नेने चिल्लाते हुए अरिसु से कहती है कि वो उससे नफरत करती है और वहाँ से चली जाती है। और उसे जाते हुए देखकर बाकी लड़कियां रूम में आती हैं और अरिसु को कंसोल करती हैं और वो कहती हैं कि नेने झूठ बोल रही थी क्योंकि जब भी वो झूठ बोलती है उसके कान लाल हो जाते हैं। और कुछ दिनों बाद अरिसु ब्रॉडकास्टिंग रूम में एंटर करता है और उसके सामने एक पूरा का पूरा संतरे का बुफे देख लेता है। लेकिन किसी डिसेंट गुनर की तरह खुश होने के बजाय वो लड़कियों पर चिल्लाने लगता है। और जब सारी लड़कियां प्रॉपर्ली कपड़े पहन लेती हैं तो अरिसु उन्हें बिना दरवाजा लॉक किए कपड़े बदलने के लिए डांटता है और वो समझाता है कि आज के टाइम में ऐसी चीजों को लेकर केयरफुल रहना जरूरी है क्योंकि कोई भी उनकी फोटोज लेकर बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। और हालांकि लड़कियां जानती है कि अरिसु सही कह रहा है और फिर भी वो इरिटेट हो जाती हैं। और नेने उसे डिमांड करती है कि वो क्रीप की तरह झांकने के लिए माफी मांगे और टोटल सॉफ्टी होने की वजह से अरिसु तुरंत माफी मांग लेता है और मान लेता है कि उसने एक साथ मल्टीपल प्लॉट्स देखने के लिए अपनी 10 साल की लक इस्तेमाल कर ली। और स्कूल के बाद रिका अरिसु को उनके साथ हैंग आउट करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो माफी मांगकर कहता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और जैसे ही अरिसु निकलता है नेने अनाउंस करती है कि उन्हें अरिसु का पीछा करना चाहिए ताकि वो उसका डिंग डोंग देख सके। और ये सुनकर रिका शॉक हो जाती है और नेने से पूछती है कि क्या वो ओव्यूलेटिंग है और अगर ऐसा है तो वो सीधे हब पर जा सकती है। लेकिन नेने चिल्लाकर जवाब देती है कि वो ऐसा अरिसु से बदला लेने के लिए कर रही है क्योंकि उसने उसे उसकी बर्थडे अवतार में देख लिया था। और इको मान लेती है कि ये आइडिया मजेदार लग रहा है, जबकि रिका कन्फेस करती है कि उसे अरिसु की डेली लाइफ अनकवर करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। और बिना समय बर्बाद किए सारी लड़कियां उसी ट्रेन में चढ़ जाती हैं जिसमें अरिसु होता है। और नेने तुरंत काम शुरू कर देती है और पब्लिक में अरिसु को प्लेबॉय पढ़ते हुए फोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरा जूम करने पर उसे पता चलता है कि अरिसु असल में लर्न जैपनीज फॉर डमीज पढ़ रहा है। और ये देखकर रिका गिगल करती है क्योंकि सब जानते हैं कि अरिसु ये बुक नेने के लिए पढ़ रहा है। और कुछ मिनट बाद ट्रेन रुकती है और अरिसु एक कैफे के अंदर चला जाता है और लड़कियां उसके पीछे जाती हैं और ये देखकर शॉक हो जाती हैं कि वो यहाँ काम कर रहा है। और इससे पहले कि अरिसु उनको देख पाए वो सब छुप जाती हैं और डिस्कस करने लगती हैं कि इतना अमीर लड़का आखिर कैफे में काम क्यों कर रहा है। और जब वो सोचने लगती हैं कि अरिसु को स्कैमर है और तभी उसका बॉस आता है और उसे एक्स्ट्रा शिफ्ट देने के लिए माफी मांगता है। और अरिसु कैजुअली कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और रिवील करता है कि उसे वैसे भी एक्स्ट्रा कैश चाहिए। और उसका बॉस, जिसे पता है कि वो एक नेपो बेबी है, उससे पूछता है कि जब वो इतना लोडेड है तो काम करने की जरूरत क्यों है। और अरिसु जवाब देता है कि उसका फादर अमीर है लेकिन वो खुद एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जो अपनी कमाई खुद करना चाहता है। और वो ये भी जोड़ता है कि उसे 1 मिलियन येन कमाने हैं। और ये सुनकर बॉस क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि वो इतनी बड़ी अमाउंट का क्या करेगा। और उधर लड़कियां याद करती हैं कि अरिसु ने बताया था कि उसने स्टॉक मार्केट में पहले ही 1 मिलियन येन कमा लिए हैं। और वो सोचने लगती हैं कि कहीं वो सिर्फ बैडी क्लब में घुसने के लिए क्लब तो नहीं कर रहा था। लेकिन अरिसु अपने बॉस को बताता है कि ये पैसे उसके क्लब के लिए हैं और वो 4 टैलेंटेड लड़कियों को फंड करना चाहता है जो अपने स्लोपी हैबिट बदलकर अपने ड्रीम अचीव करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और उसी पर लड़कियों को ऐसा सोच जाता है कि अरिसु सच में उन पर भरोसा करता है और उनको सीरियसली मदद करना चाहता है और इसलिए वो भी उस पर भरोसा करने का फैसला करती हैं। और वो अरिसु के सामने आ जाती हैं जिसे उनको देखकर शॉक लगता है, जबकि नेने जल्दी से अप्रैल में उसकी फोटो ले लेती है फ्यूचर ब्लैकमेल के लिए। और अगले दिन अरिसु इस बात को लेकर परेशान होता है कि कहीं अपोलो के पास उसके खिलाफ और भी ब्लैकमेल मटेरियल तो नहीं है क्योंकि स्कूल पार्ट टाइम जॉब अलाउ नहीं करता और वो उसे इजीली एक्सपेल करा सकती है। और तभी इको अंदर आती है और दरवाजा लॉक कर देती है। और ये देखकर अरिसु से वार्न करता है कि अगर वो उसे ब्लैकमेल करने आई है तो वो उसके सामने सबमिट नहीं करेगा। लेकिन इको अपनी जैकेट खोलने लगती है और कहती है कि जब उसने उसकी एम्बैरेसिंग साइड देख ली है तो ये फेयर है कि वो भी उसका एम्बैरेसिंग सीक्रेट जाने। और पहले अरिसु सोचता है कि इको उसे अपनी एम्बैरेसिंग छोटे संतरे दिखाने वाली है, लेकिन वो अपना टैबलेट दिखाती है और बताती है कि उसे अपने स्ट्रीम पर नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं और उसके लॉयल फैंस अब मानने लगे हैं कि उसका कंटेंट स्लॉपी और बोरिंग हो गया है, जबकि वो स्ट्रीम में मल्टीपल एक्टिविटीज करती है। और इसके जवाब में अरिसु
कहता है कि उसे पहले से पता है कि उसके स्ट्रीम फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो उसे हमेशा देखता है और वो अपना फोन निकालता है और उसके अलग अलग स्ट्रीम के क्लिप चलाता है और वो उसे दिखाता है कि उसका एवेटार एक्सप्रेशन लेस है और व्यूअर को समझ नहीं आता कि वो खुश है या दुखी, और इसी वजह से सब बोर हो जाते हैं। और फिर अरिसु इको से कहता है कि वो ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकती है अगर वो अपने एवेटार की कॉस्ट्यूम या फेशियल एक्सप्रेशन बदल कर, ताकि जो सच में वो महसूस कर रही है वही सामने आ सके। लेकिन इको अरिसु को बताती है कि वो कंप्यूटर स्टफ में काफी खराब है और इसलिए उसे ये सब करना नहीं आता। लेकिन हमेशा की तरह अरिसु हीरो बन जाता है और कहता है कि ये सब वो संभाल लेगा, और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वो इको 2.0 प्रेजेंट करता है जो इको के फेशियल एक्सप्रेशन को परफेक्टली मैच कर सकता है। लेकिन ट्राईआउट्स के दौरान अरिसु को एहसास होता है कि असली प्रॉब्लम एवेटार में नहीं बल्कि इको में है, क्योंकि वो इमोशन को अपने वॉइस के जरिए एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही है। और जब वो ये बात इको को बताता है तो वो ब्लैंक फेस के साथ कहती है कि वो खुद को एक्सप्रेस करने में बेकार है। लेकिन अरिसु के लिए रीजन काफी नहीं होता और वो दरवाजा लॉक कर देता है और इको को टिकल करना शुरू कर देता है जब तक कि दोनों फ्लोर पर गिर नहीं जाते। और इको को जनरली हंसते हुए देखकर अरिसु कहता है कि यही वो चीज है जो उसके फैन देखना चाहते हैं। और अचानक उन्हें नेने की आवाज सुनाई देती है जो एक्सप्लेनेशन मांग रही होती है कि वो दोनों बेबी मेकिंग पोजीशन में क्यों हैं, और क्योंकि वो उन्हें सेल्फी स्टिक से देख रही थी। और जैसे ही अरिसु दरवाजा खोलता है नेने तुरंत उसे बांध देती है और कहती है कि वो उसे क्रीप होने के लिए डीडी जेल में ले जा रही है। और उसी वक्त इको उसे मदद के लिए शुक्रिया कहती है और ये देखकर बाकी लड़कियां समझ जाती हैं कि अरिसु जो भी कर रहा था वो सब इको की भलाई के लिए था। लेकिन अगले दिन जब इको स्ट्रीम शुरू करती है अरिसु तुरंत समझ जाता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है, क्योंकि वो फिर से अपनी पुरानी सेल्फ में लौट आई है। और उसी पल उसे एहसास होता है कि इको दूसरों के सामने इमोशन दिखाने में स्ट्रगल करती है। और उधर इको और ज्यादा नर्वस होने लगती है क्योंकि वो अपने व्यूअर्स को धीरे धीरे स्ट्रीम छोड़ते हुए देखती है। और ये देखकर अरिसु एक बोर्ड पकड़ता है जिस पर लिखा होता है कि क्या उसे मदद चाहिए, और इको के हाँ कहते ही अरिसु स्ट्रीम पॉज कर देता है। लेकिन इको घबरा जाती है और कहती है कि रनिंग स्ट्रीम को पॉज करना अनएथिकल है और अरिसु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो इको को मीडियोकर होने के लिए स्कोल्ड करता है और यहाँ तक कह देता है कि उसे छोड़ देना चाहिए। और ये सब सुनकर इको बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि भले ही वो इसमें खराब हो लेकिन उसे स्ट्रीम करना पसंद है। और तभी दरवाजा खुलता है और सारी लड़कियां अंदर आ जाती हैं और वो रिवील करती हैं कि स्ट्रीम एक्चुअली पॉज नहीं हुई थी और व्यूअर्स ने इको की सारी बातें सुन ली हैं। और इको को चक्कर आने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब तो वो पूरी तरह कैंसिल हो चुकी होगी। लेकिन जब वो अपना टैबलेट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके व्यूअर्स हजारों में बढ़ गए हैं और हर तरफ पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। और इस मौके पर अरिसु इको से कहता है कि एक वीट्यूबर की पॉपुलैरिटी उसके पर्सनैलिटी में होती है और उसे स्ट्रीम को अच्छे नोट पर एंड करने को कहता है। और बाद में अरिसु खुद को रिवॉर्ड देने के लिए एक बड़ा डंप लेने जाता है और उसी दौरान उसे इको की प्राइवेट स्ट्रीम का लिंक मिलता है। और जैसे ही वो उस पर क्लिक करता है इको उसे मदद के लिए शुक्रिया कहती है और एक ब्राइट स्माइल देती है। लेकिन अरिसु उससे कहता है कि उसकी रियल स्माइल एवेटार की स्माइल से कहीं बेहतर है। और ये सुनकर इको ब्लश करने लगती है और शर्म से अपना चेहरा ढक लेती है। और उसी पल इको को एहसास होता है कि हर बार जब अरिसु उसे देखता है तो उसके दिल में तितलियासी उड़ने लगती है। और कुछ हफ्तों के बाद शिनोबु स्टूडेंट काउंसिल की एक्टिविटी संभाल रही होती है क्योंकि स्पोर्ट्स वीक शुरू होने वाला होता है। और तभी मेंबर उसे बताते हैं कि उसका बदसूरत चेहरा पूरे डॉक्यूमेंट पर छपा हुआ है जिसमें इवेंट की सारी एक्टिविटीज हाईलाइट की गई हैं। और ये सुनकर शिनोबु बहुत एम्बेरेस्ड हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उससे फिर से गलती हो गई है। और बाद में वो खुद को कहीं दूसरे स्टूडेंट से घिरा हुआ पाती है जिन्हें अलग अलग कामों में उसकी मदद चाहिए। और शिनोबु सबको मुस्कुराहट के साथ भरोसा दिलाती है कि वो सबकी प्रॉब्लम संभाल लेगी। लेकिन जब वो अकेली होती है तो एक गहरी सांस लेती है और सोचती है कि उसे देर रात तक काम में डूबा रहना पड़ेगा। और ब्रॉडकास्टिंग क्लब पहुंचकर शिनोबु सबको बताती है कि वो पूरे ब्रॉडकास्टिंग एक्टिविटीज के जिम्मेदार हैं और इसलिए उन्हें अपने एक गेम पर रहना होगा। और ये सुनकर रिका कहती है कि उन्हें कमेंट्री के लिए एक स्क्रिप्ट बनानी होगी और शिनोबु से भरोसा दिलाती है कि वो ये संभाल लेगी। लेकिन उसकी परेशानियां यही खत्म नहीं होती, लड़कियां अलग अलग चीजों की शिकायत करने लगती हैं जो वो नहीं कर पा रही हैं। और तभी अचानक अरिसु अनाउंस करता है कि स्पोर्ट्स वीक के दौरान ब्रॉडकास्टिंग क्लब का अपना एक अलग इवेंट होना चाहिए। और मीटिंग के अंत तक शिनोबु सबको बताती है कि वो सब कुछ संभालेगी और यहाँ तक कि ब्रॉडकास्टिंग क्लब की पर्सनल एक्टिविटीज भी। और ये सुनकर बाकी लड़कियां रिलीफ महसूस करती हैं और कैरियोके जाने का सुझाव देती हैं। लेकिन शिनोबु मना कर देती है ये कहते हुए कि उसके पास बहुत काम है। और जब बाकी सब चली जाती हैं तो अरिसु वही रुक जाता है और शिनोबु के थके हुए चेहरे को देखता है और वो तुरंत उसे अपने पीछे आने को कहता है और दीवार के पास रोक देता है। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या ये बात वो दूसरों से सीक्रेट रखेगी। और शिनोबु का दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसे लगता है कि अरिसु शायद
उसे वो फायर पीपे देने वाला है जिससे उसका टेंशन दूर हो जाए, लेकिन तभी वो उसे एक कैंडी पकड़ा देता है और शिनोबु हैरान हो जाती है और अरिसु से बताता है कि उसकी आवाज आज नॉर्मल नहीं लग रही और इसलिए ये कैंडी उसके थ्रोट को स्मूथ करेगी। और अरिसु की इतनी केयर देखकर शिनोबु उसे शुक्रिया कहती है और वो बताता है कि वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है क्योंकि वो हमेशा उसे देखता रहता है। और ये सुनते ही शिनोबु का वाटर स्प्रिंकलर ऑन हो जाता है और वो कहती है कि अब वो अपने लुक्स पर और मेहनत करेगी क्योंकि वो हमेशा उसे देखता रहता है, लेकिन क्योंकि अरिसु स्पेक्ट्रम पर है वो हिंट नहीं समझ पाता और बस इतना कहता है कि शिनोबु बहुत ओवरवेल्म लग रही है। और इस पर शिनोबु मान लेती है कि वो सबका बोझ अपने ऊपर लेना चाहती है ताकि लोग उसे क्रेडिबल समझें। और अरिसु से समझाता है कि पब्लिक इमेज पर काम करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी दूसरों पर डिपेंड करना और मजे करना भी जरूरी है। और इतना कहकर अरिसु जाने लगता है और तभी शिनोबु उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसके साथ मजे करना चाहती है। कुछ सेकंड बाद वो एक खाली लाइब्रेरी में पहुंचते हैं और शिनोबु अरिसु से कहती है कि वो आंखें बंद करे और मुंह खोले और वो इस पर मान जाता है। लेकिन जब उसे टूना की स्मेल आने लगती है तो वो उसे लगता है कि शिनोबु उसके साथ कोई प्रैंक करने वाली है और वो आंखें खोल देता है। और अरिसु शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि शिनोबु के हाथ में चॉकलेट है और वो बताती है कि उसे स्ट्रेस दूर करने के लिए चॉकलेट खाना पसंद है। और अरिसु पास पड़े ढेर सारे स्वीट्स देखकर कहता है कि अगर वो इतनी कैलोरीज लेती रही तो वो एवेटार द लास्ट एयर बेंडर की तरह दिखने लगेगी। और फिर वो उससे पूछता है कि वो क्लब की लड़कियों से मदद क्यों नहीं लेती। और तब शिनोबु कन्फेस करती है कि वो सबकी मदद इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो जल्दी ही ब्रॉडकास्टिंग क्लब छोड़ने वाली है। और ये सुनकर अरिसु हवा में ही चौंक कर जाता है और पूछता है कि क्या उसे कैंसर हो गया है। और शिनोबु उसे एश्योर करती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो बस स्टडीज पर फोकस करना चाहती है क्योंकि सारे बड़े अनाउंसर अच्छे यूनिवर्सिटी से आते हैं। लेकिन अरिसु ये मानने से मना कर देता है और वो शिनोबु पर चिल्ला देता है जिससे वो शॉक में गिर जाती है। और फिर वो रेंट करता है कि वो एक कावड़ की तरह बात कर रही है जो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकती। और वो कहता है कि अब वो उसकी मदद करेगा ताकि वो अपने सारे गोल अचीव कर सके और क्लब छोड़ने की जरूरत ना पड़े। और अरिसु जब शिनोबु को उठने में मदद करता है तो वो उसे शुक्रिया कहती है और बताती है कि उसके बातों से उसे खुद पर भरोसा करने की करेज मिली। और अगले दिन शिनोबु घबराते हुए लड़कियों को बताती है कि स्पोर्ट्स वीक के लिए उसने सब कुछ प्लान कर लिया है, लेकिन उसे सब कुछ सही तरीके से जोड़ने के लिए उनकी मदद चाहिए होती है। और उसकी हैरानी के लिए सारी लड़कियां तुरंत कह देती हैं कि वो उसके साथ है। और इसलिए स्पोर्ट्स वीक के दिन सारे स्टूडेंट ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इवेंट कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है। और कुछ घंटों बाद अरिसु कमेंट्री संभालता है क्योंकि रिका और इको पार्टनर मैराथन में हिस्सा ले रहे होते हैं। लेकिन जब लड़कियां उसकी बदसूरत वॉइस स्पीकर से गूंजती हुई सुनती हैं तो वो उसे जबरदस्ती अपने साथ दौड़ने के लिए खींच लेती हैं। और अरिसु जो एक कम्पिटिटिव चैड है रिका और इको को अपनी बाहों में उठा लेता है ताकि वो रेस जीत सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो सेकंड आ जाते हैं। और बाद में कैवलरी रेस के दौरान अरिसु शिनोबु को अपने कंधों पर बैठा लेता है क्योंकि उसकी टीममेट लास्ट मिनट पर उसे छोड़ देती हैं। और जब वो नेने के टीम के सामने आते हैं तो शिनोबु को अपने जायंट्स को उसके कंधों पर रखने में शर्म आ रही होती है, लेकिन अरिसु उसे भरोसा दिलाता है कि वो ही है जहां वो होना चाहता है। और रेस जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि शिनोबु नेने की टीम को बहुत आसानी से अपना हेडबैंड लेने दे देती है। और अरिसु अपने हार पर रोने लगता है और शिनोबु उसे सांत्वना देती है। और दूर से ये सब देखकर नेने को उनकी क्लोजनेस से थोड़ा जेलस महसूस होता है। और उसी दिन बाद में ब्रॉडकास्टिंग क्लब अपना खुद का इवेंट करने के लिए इकट्ठा होता है जिसमें स्टूडेंट एनोनिमस पब्लिक कन्फेशन अपने ब्रॉडकास्टिंग टूल्स के जरिए कर सकते हैं। और जब शिनोबु अपने इवेंट्स के फ्लायर्स दिखाती है तो सब उसकी इस यूनिक आइडिया की तारीफ करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट सुनकर वो मान लेती है कि वो हमेशा से अपना खुद का इवेंट प्लान और रन करना चाहती थी और उन्हीं की वजह से आज वो ऐसा कर पा रही है। और तभी अचानक उनकी क्लब एडवाइजर और टीचर लेमन चैन आ जाती है और कहती है कि फूडिन में ऐसे जेस्टी इवेंट नहीं हो सकते। और ये सुनकर लड़कियां शिकायत करने लगती हैं और लेमन चैन से फैसला बदलने की गुजारिश करते हैं, लेकिन वो सख्ती से कहती है कि रिलेशनशिप स्कूल पॉलिसी के खिलाफ है। और तभी अरिसु आगे बढ़ता है और खुद को क्लब का मैनेजर बताता है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है लेमन चैन कह देती है कि वो बाहर है क्योंकि वो शुरू से ही मेल मेंबर्स नहीं चाहती थी। और जब अरिसु चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है और तब शिनोबु लेमन चैन से कहती है कि अरिसु की वजह से ही ब्रॉडकास्टिंग क्लब पॉपुलर हुआ है और अगर वो उन्हें ये इवेंट होस्ट करने दे दे तो क्लब और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और जब लेमन चैन पूछती है कि इसमें उसका क्या फायदा है तो शिनोबु कहती है कि शायद उसे प्रमोशन मिल जाए क्योंकि सबको लगेगा कि क्लब उसके कारण पॉपुलर हुआ है और सिंस वो ऑफिशियल एडवाइजर है। और थोड़ा सोचने के बाद लेमन चैन मान जाती है और उनसे पूछती है कि वो इवेंट कैसे लॉन्च करेंगे। और जब वो फ्लायर्स के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें बाहर देखने को कहती है और वो कोर्टयार्ड में होते हैं और वहाँ एक स्ट्रिक्ट जिम टीचर लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बैठने को कहता है ताकि वो नॉटी ना हो। और लड़कियां सोचने लगती हैं कि वो इसे कैसे पार करेंगी। और तभी लेमन चैन बताती है कि वो अपने जूसी संतरों से जिम टीचर का ध्यान भटकाएगी ताकि वो फ्लायर्स बांट सकें। और सब इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं। और फिर लेमन चैन जिम टीचर के पास जाती है और अपने बड़े बड़े संतरे और मॉमी वॉइस का इस्तेमाल करके उसे ब्रेक लेने के लिए मना लेती है। और टीचर के हटते ही लड़कियां बिना ध्यान में आए फ्लायर्स बांटने की कोशिश करती हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें लगता है कि चुपचाप रहना काम नहीं कर रहा और
और तब नेने एक प्लान बनाती है जिससे सबका ध्यान उनकी तरफ जाए बिना टीचर्स को अलर्ट किए। और जब वो प्लान बताती है तो रिका कहती है कि वो इतना एम्बैरेसिंग काम नहीं कर सकती, लेकिन नेने मना नहीं सुनती और कहती है कि ये शिनोबू के लिए करो। और कुछ देर बाद वो मेड आउटफिट पहनकर बाहर आती हैं और ये देखकर पूरा स्कूल उनके आसपास जमा हो जाता है और उन्हें इवेंट के बारे में बताने का मौका मिल जाता है। और अचानक लेमन चैन चिल्लाती है कि वो अब बदसूरत जिम टीचर के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती और उन्हें सीक्रेट ऑपरेशन खत्म करने को कहती है। और जब तक कि मसल हेड को कुछ समझ आता, लड़कियां वहाँ से भाग चुकी होती हैं। और अब सांस संभालने के बाद शिनोबू एक बार फिर पूरा प्लान समझाती है और वो समझाती है कि कन्फेस करने वाला पास वाले अंधेरे क्लासरूम में जाएगा और कब टेलीफोन का इस्तेमाल करके अपनी कन्फेशन देगा, जिसे वो पूरे स्कूल में ब्रॉडकास्ट करेगी। और सब कुछ तय हो जाने के बाद लड़कियां पार्टिसिपेंट्स को ऑर्गेनाइज करने चली जाती हैं, जबकि शिनोबू ब्रॉडकास्टिंग माइक्रोफोन के पास इंतजार करती है। और तभी उसे पहली कन्फेशन मिलती है जिसमें कोई उससे कहता है कि वो अपनी लाइंस खराब ना करे। और जब वो जल्दी से बाहर जाकर कन्फेसर को ढूंढती है तो उसे अपनी दोस्त हंसते हुए मिलती हैं, जो उसे इवेंट के लिए बेस्ट विशेष दे रही होती हैं। और लंच टाइम के आसपास शिनोबू अनाउंस करती है कि ब्रॉडकास्टिंग क्लब कन्फेशन के लिए रेडी है। और ये सुनकर जिम टीचर एक्शन लेने ही वाला होता है। और तभी लेमन चैन आकर अपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से उसका ध्यान भटका देती है। और थोड़ी देर बाद शिनोबू दिन की पहली रोमांटिक कन्फेशन ब्रॉडकास्ट करती है, जिससे टीचर्स का ध्यान जाता है, लेकिन वो इसे क्यूट समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि शिनोबू का इवेंट जापानीज लोगों को एक्सटिंग होने से बचा लेगा। और इसी बीच नेने अपने दोस्तों को बताती है कि उनके पास पहले से ही बहुत सारे कन्फेसेस हैं, यानी शिनोबू का इवेंट हिट हो गया है। और तभी इको रिका और नेने से पूछती है कि क्या उनका भी कन्फेस करने का मन है। और नेने मान लेती है कि वो किसी से माफी मांगना चाहती है, लेकिन सीधे नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत शाई है। और रिका आगे बताती है कि वो बिना वजह किसी से कोल्ड हो गई थी और चाहती है कि उसे पता चले कि वो माफी चाहती है। और ये सुनकर इको बताती है कि वो किसी का शुक्रिया करना चाहती है जिसने उसकी बहुत मदद की थी। और जैसे ही इवेंट रफ्तार पकड़ने लगता है, स्पीकर से एक तेज बजिंग साउंड आने लगती है और ब्रॉडकास्टिंग रूम में शिनोबू घबरा जाती है क्योंकि माइक्रोफोन बंद हो जाता है और उसे अपने मदर के तीखे ताने याद आने लगते हैं। और तभी दरवाजा खुलता है और उसकी दोस्त अंदर आती हैं तो शिनोबू रोने लगती है और इको इक्विपमेंट ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मैकेनिज्म समझ नहीं पाती। और लड़कियां शिनोबू से इवेंट पॉज करने के लिए कहती हैं, लेकिन वो बताती है कि उनके पास सिर्फ लंच टाइम तक का ही समय है। और आखिरकार शिनोबू कहती है कि वो अपनी ही वॉइस से कन्फेशन सुनाएगी और उसके दोस्तों से मना करती हैं कि इससे उसकी वोकल कॉर्ड खराब हो सकती हैं। और तभी अचानक अरिसो मेगाफोन लेकर आ जाता है और कहता है कि उनका सुपरमैन आ गया है। और बिना सोचे समझे शिनोबू उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो हमेशा परफेक्ट टाइम पर आ जाता है। और नेने थोड़ा जेलस हो जाती है, जबकि अरिसो शिनोबू के कान में फुसफुसाता है कि वो जीवन भर के लिए अपराध में भागीदार हैं। और फिर मेगाफोन से शिनोबू कन्फेशन सुनाना शुरू कर देती है। और इसी बीच अरिसो घर जाने की तैयारी करता है और शिनोबू सबका शुक्रिया करती है और बताती है कि वो एक फाइनल कन्फेशन के साथ इवेंट खत्म करेगी। और जब अरिसो सुनता है कि कोई 3 साल पहले गायब होने के लिए माफी मांग रहा है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इसके पीछे अपोलो है। लेकिन उसे तब ज्यादा शौक लगता है जब वो कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है और स्टूडेंट उसे हैरानी से देखने लगते हैं। और अरिसो दौड़कर ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाता है और शिनोबू को पकड़कर पूछता है कि क्या उसे पता है कि कन्फेशन किसने किया। और शिनोबू घबराकर कहती है कि उसे नहीं पता। और अरिसो समझ जाता है कि शिनोबू बहुत डर गई है, तो वो माफी मांगता है और कहता है कि उसे कन्फेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो कहता है कि उसे उस पर गर्व है। और ये सुनकर शिनोबू रोने लगती है, उसे गले लगाती है और शुक्रिया कहती है कि वो उसके अपराध में भागीदार बना रहा। और बाद में अरिसो को अपोलो का टेक्स्ट आता है जिसमें वो उसे ब्रॉडकास्टिंग रूम आने के लिए कहती है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो कब टेलीफोन उठाकर कान से लगाता है और अपोलो बताती है कि वो अब छुपना बंद कर रही है और अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार है। और अब इवेंट की सक्सेस के बाद लेमन चैन अपने घर पर एक सेलिब्रेशन रखती है और प्रेसिडेंट होने के नाते रिका एक टोस्ट देती है और खास तौर पर शिनोबू की शानदार आइडिया की तारीफ करती है। और इसके बाद लड़कियां लेमन चैन को एडवाइजर के काम में डिलाई बरतने की सजा के तौर पर खाना खिलाने के लिए मजबूर कर देती हैं। और लेमन चैन तुरंत पलटवार करते हुए कहती है कि वो सब ओनली फैन मॉडल्स की तरह तैयार हुई हैं क्योंकि वो अरिसो को इम्प्रेस करना चाहती हैं। और जाहिर है कि लड़कियां इसे नकारने की कोशिश करती हैं, लेकिन लेमन चैन उनकी बात समझ जाती है और कहती है कि अरिसो को कन्फेशन मिलने पर वो जरूर घबरा गई होंगी और सब झूठ बोलने की कोशिश करती हैं। लेकिन आखिर में रिका मान लेती है कि वो अरिसो को इम्प्रेस करने के लिए ही तैयार हुई थी। लेकिन जब सब उसकी तरफ देखती हैं तो अरिसो जोर जोर से खराटे ले रहा होता है, बिल्कुल किसी बुढ़े आदमी की तरह। और तब लेमन चैन घोषणा करती है कि अब जब अरिसो पूरी तरह सो चुका है तो सभी लड़कियों को एक साथ पार्टी करनी चाहिए। और सब इस बात पर सहमत हो जाती हैं और लेमन चैन के साथ डिनर खरीदने निकल जाती हैं। और कुछ देर बाद इको अपार्टमेंट में लौटती है और अरिसो के पास लेट जाती है और वो उससे पूछती है कि शिनोबू ने पहले उसे क्यों गले लगाया था। और वो सोते हुए लड़के से पूछती है कि क्या वो शिनोबू के साथ डेटिंग कर रहा है।
और तभी नेने वापस आती है और उन्हें बिस्तर पर साथ देखकर रुक जाती है और वो अरिसु को किस करने ही वाली होती है कि नेने अपनी मौजूदगी जता देती है, जिससे इको तुरंत पीछे हट जाती है और नेने पास बैठ जाती है और इको उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ सस्पिशियस देखा और नेने झूठ बोलकर कहती है कि वो अभी अभी आई है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है कि क्या वो जानबूझकर इको को अरिसु के करीब जाने से रोक रही है। और तभी इको उससे पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को किस किया है और नेने को अरिसु के साथ किया हुआ किस याद आ जाता है और शर्माते हुए वो कहती है कि हाँ किया है, जिस पर इको उसे बुरा शब्द कह देती है और ये सुनकर नेने उससे भिड़ जाती है और पूछती है कि क्या उसे अरिसु पसंद है और ये सुनकर इको चौंक जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों पूछा। और इसके बाद नेने सच बता देती है कि उसने पहले इको को अरिसु के साथ छेड़खानी करते हुए देखा था और पकड़े जाने के बाद इको पूरी तरह टूट जाती है और थोड़ी देर बाद वो मान लेती है कि उसे अरिसु के लिए कुछ महसूस होता है, लेकिन वो खुद नहीं जानती कि वो क्या है। और ये सुनकर नेने भी बताती है कि उसे हमेशा लड़के पसंद नहीं थे, लेकिन अरिसु के साथ रहकर उसे अच्छा लगता है। और तभी उन्हें शिनोबु के आने की आवाज़ सुनाई देती है और घबराहट के मारे वो दोनों बिस्तर के नीचे छुप जाती हैं और उधर शिनोबु अपार्टमेंट में आती है और अरिसु को गहरी नींद में सोता हुआ पाती है और वो उसके पास बैठकर कहती है कि वो उससे 2 बातों के लिए माफी मांगना चाहती है और वो अचानक गले लगाने के लिए माफी मांगती है। और दूसरी बात कहने ही वाली होती है कि उसे रिका की आवाज़ सुनाई देती है और घबराकर वो भी बिस्तर के नीचे छुप जाती है और वहाँ नेने और इको को देखकर चौंक जाती है और तीनों एक दूसरे को समझने वाली नजर से देखती हैं। और जबकि रिका जाकर अरिसु के पास बैठ जाती है और जैसे ही वो कुछ कहने वाली होती है इको को छींक आ जाती है और सब पकड़े जाते हैं। और कुछ मिनट बाद अरिसु अपनी नींद से जागता है और लड़कियों को भूतों की तरह बैठे हुए देखता है और घबराकर वो पूछता है कि क्या वो लड़ रही हैं। और तब लड़कियां बताती है कि उनका प्लान अलग अलग जाकर कुछ खाने का था, लेकिन आखिर में सबने केक ही खरीद लिया। और 4 बड़े बड़े केक देखकर अरिसु हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो सेम ही चीज क्यों लाई। और तब सब बताती है कि वो उनके लिए लगातार मेहनत कर रहा था और इसलिए वो उसके लिए कोई स्वीट लाना चाहती थी। और ये सुनकर अरिसु चुपचाप केक खाने लगता है और तभी पता चलता है कि उसके दिल में अचानक कुछ बदल गया है और जैसे ही उसके अंदर शुगर क्रेविंग बढ़ती है वो केक खाने लग जाता है और उसे खाते हुए देखकर लड़कियां चिंता से उसे देखने लगती हैं। और तभी लेमन चैन अंदर आती है और बताती है कि वो भी सबके लिए केक लाई है और लेमन चैन को देखकर अरिसु डर जाता है और 4 केक खा लेने के बाद लड़कियां उसे हैरानी से देखने लगती हैं और नेने तुरंत कह देती है कि वो अब निकाकाटो एवोकाडो जैसा दिख रहा है। लेकिन लेमन चैन को यह बात इतनी पसंद आ जाती है कि वो अरिसु से कहती है कि अब उसका केक भी खाओ और अरिसु तुरंत हार मान लेता है और पार्टी में सबको सजेस्ट करता है कि अब कुछ गेम्स खेलते हैं और सब इसके लिए एग्री कर जाते हैं। तो लेमन चैन जिंगा निकालती है और कहती है कि जो हारेगा उसे उसका केक खाना होगा और लेमन चैन गेम को ओवरसी करती है और अरिसु और बाकी लड़कियां खेलना शुरू करती हैं। और नेने को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उसकी सारी ब्रेन सेल उसकी जूसी संतरों में चली गई होती हैं। और जब अरिसु की बारी आती है तो वो 2 ब्लॉक्स निकालकर डिफिकल्टी बढ़ा देता है और लड़कियां अपनी चाल चलने में स्ट्रगल कर रही होती हैं और वो सबको ध्यान से ऑब्जर्व करता है क्योंकि उसे पता है कि उनमें से एक अपोलो है। और असल में पहले अपोलो ने खुद को रिवील करने की पेशकश की थी, लेकिन अरिसु ने मना कर दिया था और उसने कहा था कि वो उसकी आइडेंटिटी खुद अनकवर करना चाहता है। और अब वो बताता है कि वो 4 लड़कियों को प्रो बनाना चाहता है। और ये सुनकर अपोलो चौंक जाती है और कहती है कि उसका सपना बहुत फार-फेच्ड है, लेकिन अरिसु हार मानने वाला नहीं होता और वो अपोलो से वादा करता है कि वो इसे जरूर पूरा करेगा। और जब अपोलो उससे पूछती है कि उसका एंड गोल क्या है तो अरिसु बताता है कि वो एक प्रोड्यूसर बनना चाहता है जो सॉन्ग्स, एनिमे और ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम रिलीज करे और इसी वजह से वो लड़कियों की मदद कर रहा है ताकि आगे चलकर वो उसकी मदद कर सके। और उसकी बात सुनकर अपोलो खुश हो जाती है और उससे आंखें बंद करने को कहती है। और जब अरिसु ऐसा करता है तो वो दरवाजे से बाहर चली जाती है और जब वो आंखें खोलता है तो अपोलो की डेयरिंग हरकत देखकर वो चौंक जाता है। और इसी बीच नेने उसे गेम पर ध्यान देने के लिए कहती है और अरिसु फिर ब्लॉक्स पर फोकस करता है और देखकर हैरान हो जाता है कि स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स हो चुका है। और लड़कियां उसकी शक्ल देखकर हंसने लगती हैं और बताती हैं कि उन्होंने मिलकर उसे हराने की प्लानिंग की थी। और अरिसु अब सीरियस हो जाता है और काफी कैलकुलेशन के बाद वो एक ब्लॉक निकालता है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर उसके सामने गिर जाता है। और राउंड हारने के बाद अरिसु लड़कियों को घर तक छोड़ने जाता है और वो उसकी मेहनत के लिए उसे शुक्रिया करती हैं। और अरिसु कहता है कि इस इवेंट को हिट बनाने में सबका बराबर योगदान था। और ये सुनकर शिनोबु कहती है कि उसे खुशी है कि उसने अपना प्लान पूरा किया और सबको अपना गोल हासिल करने में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है और इसके आगे के पार्ट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर से ज़रूर हाइप भी कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनिमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।